देखिएगा, इस वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ अंशों के हरण से संबंधित क्वेश्चन कर रहा हूँ। अंशों के हरण से संबंधित क्वेश्चन यानी कि ऐसे क्वेश्चन जी जो अंशों का हरण करते समय जो आपकी पूंजी संचय खाते यानी पूंजी संचय खाते में कितनी राशि हस्तांतरित करें यानी कि कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें क्वेश्चन है कि एक कंपनी ने 10 रुपये मूल्य के पूर्ण याचित 30 अंश जिस पर 3 रुपये आवंटन की राशि तथा 4 रुपये मांग की राशि का भुगतान न होने के कारण अपहृत कर लिया गया है। इन अंशों को कंपनी ने 8 रुपये प्रति अंश की दर से पूर्णदत्त अंशों के रूप में पुनर्निर्मित कर दिया है। पूंजी संचय हस्तांतरित की राशि क्या होगी? देखिए इसमें कैपिटल रिजर्व की राशि निकालिए और ये इस तरह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप देख लीजिएगा आपके हरण कितने अंश कितने हैं, 30 अंश है। ठीक है, तो अंशों की संख्या है आपकी 30। अब ये देख लीजिएगा इन 3 अंशों पे आपके 30 अंशों पर आपकी कितनी राशि आपको प्राप्त हो रही है। तो आपको आवंटन की राशि 3 रुपये और मांग की राशि 4 रुपये न भुगतान हो रहा है यानी कि इनकी राशि प्राप्त नहीं हो रही। इसका मतलब 10 रुपये शेयर में से आपको जो 7 रुपये प्राप्त नहीं हो रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? 3 रुपये मिल रहे हैं। तो ठीक है, 3 रुपये मिल रहे हैं तो आपके आ जाएंगे 90 रुपये, ये आ जाएंगे आपके। ठीक है, यानी कि ये 90 रुपये आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो आप जब अंशों का हरण करेंगे तो इन्हीं 90 रुपये को क्या करेंगे, यही आपके हरण करते समय फोरफिटेड आ जाएंगे आपके, ये फोरफिटेड आ जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करते हैं जी, अब वो कह रहे हैं कि इन्हें रीइशू करते समय, तो अब हम इन्हें रीइशू करेंगे ना, तो हम रीइशू हमारे कितने शेयर थे? 30 ही शेयर थे। अब 30 ही शेयर को कह रहे हैं ना कि इन अंशों को 8 प्रति अंश पूर्ण की दर से पूर्णदत्त अंशों के रूप में यानी कि 30 अंश है, इन 3 अंशों को ही हम अब रीइशू कर रहे हैं। ठीक है, इनकी अब जो हम कर रहे हैं रीइशू शेयर कर रहे हैं। तो रीइशू शेयर जो कर रहे हैं हम, वो कितने शेयर कर रहे हैं? वो 30 ही शेयर कर रहे हैं। ठीक है, 30 शेयर। ठीक है, और पूर्णदत्त कहा गया है तो एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का है। कितने आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके? 300 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब इन 3 अंशों को कितने रुपये पे आप रीइशू कर रहे हैं? तो ये आपके हो जाएंगे 8 रुपये पे कर रहे हैं। तो 3 × 8 बराबर 240 यानी कि 8 से 24, तो 240 यानी 300 रुपये के शेयर। ये तो आपकी इनकी शेयर कैपिटल हो गई आपकी। ठीक है, और 30 रुपये को जो 30 शेयर को आप 8 रुपये के रेट में जो रीइशू कर रहे हैं तो ये आपकी जा जाएगी बैंक में आ गई आपकी। ठीक है, अब 300 रुपये के शेयर थे। ठीक है, अब उन्हें 240 आपको मिल रहे हैं तो कितने नहीं मिल रहे हैं आपको, कितने प्राप्त हो रहे हैं? यानी कि 60 रुपये प्राप्त नहीं हो रहे, तो ये इसकी फोरफिटेड निकल कर आ जाएगी। यानी कि जब आप रीइशू शेयर करोगे तो तब आपकी फोरफिटेड जो निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी? 60 रुपये निकल कर आ जाएगी। ठीक है, और ये जो फोरफिटेड आई थी हमारी निकल कर, ये फोरफिटेड आई थी कि जब हमने अंशों का हरण किया था। ठीक है, तो अब हमें कैपिटल रिजर्व की राशि निकालनी, तो कैपिटल रिजर्व की राशि निकालना आसान होता है। क्या कि जब आपने अंशों को हरण किया है वो राशि में से और जो आपने रीइशू किया वो इसकी वो फोरफिटेड राशि में आप इसमें से माइनस कर दीजिए। यानी कि इस 90 रुपये में से आप ये वाले फोरफिटेड 60 रुपये माइनस कर दीजिएगा तो कितने आ जाएंगे? 30 रुपये आपका जो निकल कर आ जाएगा वो कैपिटल रिजर्व निकल कर आ जाएगा। यानी कि 30 रुपये जो आपके कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंश अपहरण जब्त खाते को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। तो जो आपकी जो अंश अपहरण यानी कि अंशों का हरण करते समय जो हम राशि जब्त करते हैं यानी शेयर फोरफिटेड अमाउंट जो होती है उसे चिट्ठे में किसे दिखाते हैं? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में चुकता पूंजी में जोड़कर दिखाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन प्रीमियम पर करना हो तो प्रीमियम की राशि का भुगतान हो सकता है। तो पूर्वाधिकार अंशों का जब भी शोधन प्रीमियम पर करते हैं तो इसका जो भुगतान कर सकते हैं वो हम केवल अंश प्रीमियम या लाभांश खाते से ही कर सकते हैं। देखिएगा कि यदि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन प्रीमियम पर करना हो तो प्रीमियम की राशि का भुगतान अंश प्रीमियम या लाभांश खाते से करते हैं, जबकि अंशों के शोधन पर देय राशि का भुगतान पूंजी शोधन कोष खाते से किया जाता है। ठीक है, मगर हमारे यहाँ पूर्वाधिकार अंशों के शोधन की बात हो रही है तो ठीक है, अंश प्रीमियम या लाभांश खाते से ही हम प्रीमियम का भुगतान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्य हेतु अंश प्राप्ति यानी कि अंश प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है,
तो अंश प्रीमियम का जो प्रयोग किया जा सकता है वो ऋण पत्रों को छूट को अपलिखित करने के लिए भी किया जा सकता है, कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए भी किया जा सकता है, और बोनस अंशों को निर्गमन करने हेतु भी किया जा सकता है। यानी कि उपरोक्त आंसर सभी हो जाएगा, क्योंकि अंश प्रीमियम क्या होता है, आपके पूंजीगत प्राप्ति होती है, यानी पूंजीगत लाभ होता है, और ये दीर्घकालीन प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो आपका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंश अपहरण खाते में अपहृत अंशों को पुनर्निर्मित करने के बाद जो शेष बचता है उसे किस खाते में अंतर्निहित किया जाता है। यानी कि अंशों का हरण करने के बाद और अंशों को पुनर्निर्मित करने के बाद जो शेष बचता है उस शेष को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है, वो आपका पूंजी संचित खाते में हस्तांतरित किया जाता है, यानी कैपिटल रिजर्व खाते में हस्तांतरित किया जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता। तो कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन जो सममूल्य पर कर सकती है, प्रीमियम पर कर सकती है, परंतु कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कटौती पर नहीं कर सकती है। ठीक है, तो क्योंकि यह बात हो रही है कि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता, तो पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कटौती पर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभूति का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बात हो रही है नहीं की, तो प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग जो सदस्यों को लाभांश देने के लिए नहीं किया जा सकता है, और इसके साथ साथ ख्याति को अपलिखित करने के लिए भी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सदस्यों को बोनस देने के लिए प्रतिभूति का प्रयोग किया जा सकता है, कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए भी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए भी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। तो नहीं किया जा सकता है, सदस्यों को लाभांश देने के लिए और ख्याति को अपलिखित करने के लिए जो है प्रतिभूति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अंशों को जब्त किया जाता है तब पूंजी खातों को डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो जब आप अंशों का हरण करते हैं तो पूंजी खाते यानी कि शेयर कैपिटल को डेबिट जो करते हैं वो अंशों पर मांगी गई राशि की रकम से ही डेबिट किया जाता है। ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर हो रहा है आपका, वही कॉल्ड अप वैल्यू यानी कि जितनी की आप कॉल्ड कर रहे हैं यानी कि मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो पूंजी शेयर कैपिटल जो आपको जो डेबिट किया जाता है वो अंशों पर मांगी गई राशि से क्या डेबिट किया जाता है, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद जब्त अंश खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। यानी कि जब आप अंशों का हरण करते हैं और उसके बाद अंशों को पुनर्निर्गमन कर देते हैं तब आपकी जो फॉरफिटेड अमाउंट आती है उसे आप फॉरफिटेड अमाउंट के शेष को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में करते हैं। ठीक है, पूंजी संचित खाते में करते हैं। ठीक है, कभी कभी इसमें आप ये गलती कर देते हैं कि सामान्य संचित में लगाते हैं। आपको इसे विशेष ध्यान रखना है कि जो हरण की गई राशि जो होती है वो आपको कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफ़र की जाती है, कभी आप जनरल रिजर्व में कर दो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हरण किए गए राशि का जो शेष जो हस्तांतरित होता है वो कैपिटल रिजर्व में ही यानी पूंजी संचित खाते में ट्रांसफर हस्तांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंशों के हरण के संबंध में अंकेशक को देखना चाहिए। ठीक है, जब अंशों का हरण किया जा रहा है तो इसके संबंध में अंकेशक जब अंकेषण खाता है, अंकेशक कार्य कर रहा हो, ठीक है, तो उसमें अंकेशों को क्या देखना चाहिए, पार्षद अंतर्नियम को देखना चाहिए। ठीक है, देखिएगा कि अंशों का हरण, हस्तांतरण, निर्गमन संबंधी नियमों की किसी भी कंपनी के पार्षद अंतर्नियम की विस्तृत विवेचना दी जाती है। ठीक है, तो एक अंकेशक को देखना चाहिए, पार्षद अंतर्नियम देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का मेल सही नहीं है। ठीक है, देखिएगा सुरक्षित ऋण पत्र बंधक ऋण पत्र होते हैं, सही है आपका। अधिकार अंश नए अंशधारी को निर्मित किए जाते हैं, ये भी सही है आपका। परिवर्तनीय ऋण पत्र होते हैं, ये भी सही है, परंतु सहभागी पूर्वाधिकार अंश ये नहीं होते, तो आपका यही मेल सही नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये मूल्य के 50 अंश को जब्त कर लिया। इन पर 6 रुपये प्रति अंश का भुगतान प्राप्त हो चुका है तथा इनमें से 10 अंशों को पुनर्निर्मित किया गया और पूर्णदत्त भुगतान में प्रति अंश 6.50 रुपये प्राप्त किया गया है। पूंजी संचय खाते में की जाने वाली राशि क्या होगी। ठीक है, आपको पूंजी संचय निकालने वाली, ये इस तरह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, यानी कि एक दो तो कंपलसरी आता ही है आपका। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
जो हमें राशि प्राप्त हो जाती है यानी फॉरफिटेड करते समय जो राशि प्राप्त हो रही है वो निकाल लेते हैं। तो हमारे अंश कितने थे? 50 अंश थे हमारे, ठीक है। और 50 अंश पे कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं? 6 रुपये प्राप्त हो रहे हैं हमारे, यानी कि 300 रुपये हमें जो प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब इन 300 रुपये से जो है हम इनकी फॉरफिटेड निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? 300, ठीक है। अब हमारे टोटल शेयर कितने थे? 50 शेयर थे, ठीक। और हम हरण कितने अंशों कर रहे हैं? 10 का कर रहे हैं, 10 हो जाएगा। अब अगर हम इसे 10 से इसे काटेंगे हमारा 5 बार कट जाएगा, ठीक है। और 5 से 300 काटे तो हमारा 60 बार कट जाएगा, यानी कि 60 रुपये जो आ जाएंगे वो हमारे क्या आ जाएंगे? वो फॉरफिटेड अमाउंट आ जाएगी हमारी, ठीक है। फॉरफिटेड अमाउंट आ जाएगी कब? जब हम अंशों का हरण कर रहे हैं, ठीक है। अब अंशों का हरण करते समय फॉरफिटेड अमाउंट 60 रुपये आ गई। अब हम क्या करते हैं? री इशू करते हैं। तो री इशू करते समय कितनी री इशू कर रहे हैं? 10 शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी शेयर कैपिटल निकाल लेते हैं। तो 10 रुपये की शेयर कैपिटल अगर हम निकालते हैं, एक शेयर जो है हमारा 10 रुपये का है, ठीक है। और 10 ही हम री इशू कर रहे हैं, ठीक है। 10 तो कितने के हो गए हमारे? ये हो जाएंगे 100 रुपये के, ठीक। अब इन 10 रुपये में से, ठीक है, अब हम जो है हमारे जो 10 शेयर हैं, ठीक है, अब इनमें से कितने प्राप्त हो रहे हैं हमारे? 6 रुपये 50 पैसे रुपये के रूप में हम 6 रुपये 50 पैसे रुपये के हम इन्हें री इशू करें। तो हमें जो मिलेंगे वो अब मिल जाएंगे 65 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे 100 रुपये का शेयर था, ठीक है, जो 100 रुपये का हमारा शेयर था, 100 रुपये के शेयर में 65 रुपये मिल रहे हैं। तो हमें कितने नहीं मिल रहे हैं? तो हमें जो नहीं मिल पाएंगे वो हमारे 35 रुपये नहीं मिल पाएंगे। तो री इशू करते समय, ठीक है, ये री इशू करते समय जो हमारी फॉरफिटेड निकल कर आ जाएगी वो 35 रुपये निकल कर आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने हरण करते समय फॉरफिटेड आए थे और री इशू करते समय जो फॉरफिटेड आए थे, इन दोनों अमाउंट को हम आपस में माइनस करेंगे। 60 में से 35 रुपये जो हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 25 रुपये जो आ जाएगी वो निकल के जो आ जाएगी हमारी कैपिटल रिजर्व निकल कर आ जाएगी। कैपिटल रिजर्व निकल के आई। तो हम जो पूंजी खाते में संचय जो हस्तांतरण करेंगे वो 25 रुपये हम हस्तांतरण करेंगे। तो हमारा 25 रुपये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 20 अंशों को जिन पर 6 रुपये प्रति अंश का भुगतान किया जा चुका है हरण कर लिया। इन अंशों में से 10 अंशों का पुनर्निर्गमन पूर्णतः रूप से 5 रुपये प्रति अंश की दर से कर दिया जाता है। पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि निकालिएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले जो हरण करते हैं अंश को, तो जब अंशों का हरण किया जाता है, ठीक है, अंशों को हरण कर रहे हैं, ठीक है। तो अंशों को हरण करते समय कितने? 20 अंशों का हमारे अंश कितने हैं? 20 अंश हैं, ठीक है, 20 अंश है। और 20 अंश में से हमें कितनी राशि प्राप्त हो रही है? 6 रुपये के जो भुगतान हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, 6 रुपये। तो 20 छक्का हो जाएंगे हमारे 120 रुपये हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब इन 120 रुपये से हम फॉरफिटेड निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं कि हमारे टोटल शेयर कितने हैं? 20 शेयर हैं, ठीक है। और कितने अंशों को रीइशू किया जा रहा है? 10 का। तो मल्टीप्लाई 10 ऐसे कर लीजिएगा आप। अब 10 से आप इसे काटेंगे कितनी बार? 2 बार कट जाएगा। 2 से, ठीक है, 2 से आप काटोगे तो आपका आ जाएगा 60, यानी कि 60 रुपये जो आपके आ गए वो ये फॉरफिटेड आ गए निकल कर, ठीक है। कब? जब आपने अंशों का हरण किया है। अब आप अंशों को रीइशू करेंगे, ठीक है। तो रीइशू जब हम सब करते हैं, रीइशू जब हम शेयर करते हैं, ठीक है, रीइशू शेयर कर रहे हैं, तो रीइशू शेयर करते समय जो है हम सबसे पहले इनकी शेयर कैपिटल निकाल लेते हैं। तो हम कितने रीइशू शेयर कर रहे हैं? 10 शेयर कर रहे हैं। तो 10 शेयर है हमारे, और एक शेयर की कीमत कितनी है? वैल्यू जो है 10 रुपये है आपकी। तो 10 रुपये कितने हो जाएंगे हमारे? 100 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे 10 शेयर को जो हम कितने रुपए में रीइशू कर रहे हैं? 5 रुपये 50 पैसे में। तो 10 शेयर ये 5 रुपये 50 पैसे में अगर हम करते हैं तो हमारे कितने मिलेंगे? हमें 55 रुपये मिल जाएंगे, 55 रुपये हमें मिल जाएंगे। अब 100 रुपये के शेयर थे, 100 रुपये 55 रुपये मिल रहे हैं, तो हमें कितने नहीं मिल पा रहे हैं? ये हमें नहीं मिल पा रहे हैं 45 रुपये। तो ये 45 रुपये जो हमारी रीइशू करते समय फॉरफिटेड निकल कर आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व जो निकालते हैं, तो जो हरण किए गए फॉरफिटेड की राशि थी उसमें से क्या रीइशू करते जो फॉरफिटेड अमाउंट आई है उसे हम घटा देंगे, यानी 60 रुपये में से आप
ये 45 रुपये आप घटा दीजिएगा, तो आपके कितने बच जाएंगे? 15 रुपये बच जाएंगे। तो ये 15 रुपये जो आ जाएंगे आपके कैपिटल रिजर्व में निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 15 रुपये आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम लिमिटेड ने प्रत्येक 100 रुपये के 50 अंशों को जब्त कर लिया जो एक्स को निर्मित किए गए थे। 80 रुपये प्रति अंश की याचना की जा चुकी है, यानी कि 100 रुपये के जो शेयर थे इनमें से हम केवल मांग जो कर रहे हैं यानी याचना जो कर रहे हैं वो 80 रुपये की कर रहे हैं। ठीक है, जिस पर 30 रुपये आवंटन के और 20 रुपये प्रथम कॉल की याचना की राशि का भुगतान नहीं मिला है। यानी कॉलिन एरर जो इस 80 में से हमें कितना मिला है? 30 और 20 यानी 50 का कॉलिन एरर हो गया है। ठीक है, कंपनी ने उन अंशों को पुनः 90 रुपये प्रति अंश की दर से पूर्णदत्त अंशों के रूप में निर्मित किया। पूंजीगत संचय को हस्तांतरित करने की वाली राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हमारे कितने शेयर हैं? शेयर जो थे हमारे वो कितने शेयर हैं? हमारे 50 शेयर हैं। ठीक है, अब 50 शेयर पे जो हमें राशि प्राप्त हो रही है, ठीक है, 100 रुपये के शेयर थे, 100 रुपये 80 की मांग कर रहे हैं, 80 में जब 50 मिल रहे हैं तो कितने मिल पा रहे हैं? हम कुल 30 रुपये ही मिल पा रहे हैं, यानी कि 1500 रुपये की राशि जो हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये हमारा 1500 रुपये हो गया। ठीक है, ये अब हम क्या करते हैं? इन्हें रीइशू करते हैं। तो रीइशू करते समय जो है रीइशू करते समय शेयर कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, अगर हम शेयर कैपिटल निकालते हैं, ठीक है, तो शेयर कैपिटल निकालते समय हमारे कितने शेयर हैं? 50 शेयर हैं हमारे। ठीक है, और 50 शेयर जो थे वो एक शेयर कितने का था? 100 रुपये का था। कितने के हो गए हमारे? ये हो जाएंगे हमारे 5000 रुपये के हो जाएंगे। ठीक है, अब हम जो रीइशू कर रहे हैं, इन 50 शेयर को जो रीइशू कर रहे हैं वो कितने रुपये पे कर रहे हैं? 90 रुपये पे कर रहे हैं। 90 रुपये करें तो हमें जो प्राप्त होंगे वो मिलेंगे 4500 रुपये। ठीक है, इसका मतलब ये 500 रुपये रीइशू करते समय जो हमारे ये फॉरफिटेड आ जाएंगे निकल कर। ठीक है, अब हमें जो कैपिटल रिजर्व निकालनी है, तो कैपिटल रिजर्व निकालते समय जो हमारे हरण करते समय, ठीक है, ये हमारे जो हरण करते समय की राशि आई थी और जो रीइशू करते समय हरण की राशि आई कितनी हमारी? 500 रुपये आई। तो इन 1500 में से हम इन 500 रुपये को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारे कितना आ जाएगा? 1000 रुपये जो आ जाएगी वो कैपिटल रिजर्व में हमारे ट्रांसफ़र होंगे। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश तथा कर दे चुकने के बाद शुद्ध लाभ एवं समता अंशों के कुल संख्या का परस्पर अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो ये जो आपका परस्पर समता अंशों की कुल संख्या का जो परस्पर अनुपात कहलाता है वो आपका आय प्रति अंश कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर देते हैं? क्योंकि शुद्ध लाभ में से पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश को घटा देते हैं और समता अंशों से इसे भाग कर देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर जो निकल आता है वो आय प्रति अंश आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संचय पूर्वाधिकार अंशधारी पिछले वर्षों के अदर लाभांश की मांग का अधिकार स्वरूप केवल तब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? कि जब उनको लाभ देने के पूर्व संचालकों ने समस्त अंशधारियों को लाभांश वितरित करने का प्रस्ताव किया हो, तभी जो है संचय पूर्वाधिकार अंश जो है वो लाभांश की मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन पर छूट की राशि को दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, तो जब कंपनी अपने अंशों को जो छूट पर निर्गमन करती है तो उस राशि को, छूट की राशि को जो दिखाया जाता है वो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है और विविध व्यय के जो शीर्षक होता है आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता है उसके शीर्षक के अंतर्गत से दिखाया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 लाख रुपए के अधिमान अंशों का विमोचन करना हो और उसके लिए 10 रुपये वाले 25,000 समता अंशों को अंश जो 10% भट्टे पर निर्मित किया जाए तो पूंजी विमोचन कोष में हस्तांतरित किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अधिमान अंश का विमोचन करना है 5 लाख रुपए के हैं। ठीक है, और उनके में जो हम 10 रुपये वाले 25,000 समता अंशों को जो 10% भट्टे पर, यानी कि 10 रुपये का शेयर है तो हम 9 रुपये पर इशू 9 रुपये पर निर्मित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? 5 लाख माइनस 25,000 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि 9 रुपये क्या आ गया? क्योंकि हमारे 10 रुपये का शेयर है और 1 रुपये शेयर के जो हम छूट यानी बट्टे पर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? 25,000 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,25,000। तो 5 लाख में से हम 2,25,000 को माइनस कर देंगे तो 2,75,000 हमारा आ जाएगा, यानी कि हम जो पूंजी विमोचन कोष में हस्तांतरित करेंगे वो 2,75,000 रुपये की राशि को हस्तांतरित करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 80 के अनुसार एक कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ बात आ रही है नहीं कर सकती है। ठीक है, तो एक कंपनी जो है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन आयगत लाभों में से कर सकती है। ठीक है, नए निर्गमन से प्राप्त राशि से भी कर सकती है, ये भी ठीक है। आंशिक रूप से आयगत लाभ में से और आंशिक रूप से नए निर्गमन से प्राप्त राशि, यानी कि इन दोनों की बात आ गई, तो ये भी सही हो गया आपका। स्थायी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि में से, यानी कि एक पूर्वाधिकार अंशों का शोधन जो नहीं किया जा सकता वो स्थायी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि में से नहीं किया जा सकता, तो आपका आंसर क्या आ जाए, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मेल मिठाइए और अपना उत्तर नीचे दिए गए संकेतों में से चुनिए। ठीक है, तो ये आपकी सूची फर्स्ट है, ये सूची सेकंड है। देखिएगा, सबसे पहला है कि समर्पण मूल्य। ठीक है, तो समर्पण मूल्य क्या होता है, वो बीमा पॉलिसी में किया जाता है। ठीक है, तो आपका समर्पण मूल्य बीमा पॉलिसी से मिल जाएगा। अंशधारी का पागल हो जाना, अंशधारी का पागल हो जाना अंशों का अंतरण हो जाना हो जाएगा। ठीक है, अंश अधिपत्र जो है वो क्या होते हैं, एक परक्राम्य पत्र कहलाते हैं, तो आपका अंश अधिपत्र जो परक्राम्य पत्र से मिल जाएंगे। पूर्णदत्त अंश क्या होते हैं, वो स्टॉक होते हैं, तो आपका पूर्णदत्त अंश स्टॉक से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सूची आपकी मिल रही है वो सूची मिल रही है सी। ठीक है, ए का 2 से, यानी कि समर्पण मूल्य का आपका बीमा पॉलिसी हो जाएगा। ठीक है, बी का आपका जो अंशधारी का पागल हो जाना वो जो क्या हो जाएगा, अंशों का अंतरण हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, और सी का 4 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंश आवंटित द्वारा अपने नामांकित व्यक्ति के पक्ष में पूर्ण या आंशिक अधिकार त्यागने के कार्य को क्या कहते हैं। यदि कोई अंशधारी अपने द्वारा नामांकित व्यक्ति को अपने अधिकार त्याग देता है, ठीक है, त्यागने का कार्य करता है, तो उसे अंशों का अभिहस्तांकन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी शोधन संचय खाता उपलब्ध होता है या पूंजी शोधन संचय खाते का शेष उपलब्ध होता है। ठीक है, तो पूंजी शोधन संचय खाते का जो शेष उपलब्ध होता है वो केवल बोनस अंशों का निर्वहन करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शोधनीय अधिमान अंशों के शोधन हेतु पूंजी संचय शोधन खाते का प्रयोग नहीं किया जाता है। शोधनीय ऋण पत्रों के शोधन हेतु भी पूंजी शोधन खाते का प्रयोग नहीं किया जाता है। अंशों के पुनर्निर्गमन गठन हेतु भी शोधनीय पूंजी शोधन खाते का जो प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल बोनस अंशों के निर्गमन हेतु ही पूंजी शोधन संचय खाते का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है। पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन किया जा सकता है, तो पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन जो किया जा सकता है कंपनी के लाभों में से ही किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कंपनी अपने जो पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन जो कर सकती है वो सामान्य संचय में से भी कर सकती है, या सिक्किम फंड का कोई शेष हो उसमें से भी कर सकती है। ठीक है, या ठीक है, तो केवल जो पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन जो किया जा सकता है इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको कंपनी के लाभों में से ही किया जा सकता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 लाख रुपए के शोध्य पूर्वाधिकार अंश का सम मूल्य पर शोधन करना है, जिसके लिए 80,000 रुपये के सम मूल्य पर नए समतांश जारी किए गए हैं। पूंजी शोधन संचय खाते में धनराशि हस्तांतरित की जाएगी, तो इसमें आप क्या करना है कि 2 लाख जो आपके शोध्य पूर्वाधिकार अंश हैं, ठीक है, और इनमें से जो आपको सम मूल्य पर जो 80,000 समतांश मूल्य नए निर्मित अंश जारी किए जा रहे हैं, तो 2 लाख में से हम 80,000 माइनस कर देंगे। देखिएगा कि 2 लाख में से 80,000 हमने माइनस किया, 1,20,000 रुपये खासी जो हमारी पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित की जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश जो परिवर्तित किए जा सकते हैं केवल समता अंशों में ही परिवर्तित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंशों के निर्गमन व प्राप्त अंश प्रीमियम का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो उससे जो प्रीमियम प्राप्त होता है उसका जो प्रीमियम का प्रयोग जो कर सकते हैं बोनस अंशों के निर्गमन पर ही कर सकते हैं, लाभांश के भुगतान में नहीं कर सकते, ना ही प्रबंधकों को पारिश्रमिक देने के लिए कर सकते हैं। केवल कर सकते हैं अंशों का प्रीमियम जो अंशों में जो प्रीमियम प्राप्त होता है उसे किसी के प्रयोग कर सकते हैं, बोनस अंशों के निर्गमन में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचित हानि को अपलिखित करने के बाद घटौती खाते में
के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। देखो संचित हानि की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए संचित हानि को अपलित करने के बाद जो पूंजी कटौती को शेष को हस्तांतरित किया जाता है वो आपकी सामान्य संचय खाते में जो हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि जनरल रिजर्व में किया जाता है, ठीक है। बस आपको इसे विशेष ध्यान रखना, क्योंकि संचित हानि की बात हो रही है इसलिए जनरल रिजर्व में हस्तांतरित करेंगे। और अगर अंशों के हरण पर वाली जो बात हो रही थी तो वहाँ आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि संचित हानि को अपलित करने के बाद कटौती के शेष को हस्तांतरित किया जाता है, वो सामान्य संचय खाते में किया जाता है, यानी कि जनरल रिजर्व में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन किया जा सकता है, ठीक है। तो पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन जो किया जा सकता है लाभांश हेतु लाभों में से किया जा सकता है, नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि से भी किया जा सकता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त यानी कि ए और बी दोनों ही हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको अंशों के जो समतांश और पूर्वाधिकार अंशों के जो प्रकार होते हैं, निर्गमन होते हैं और अंशों का हरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। आप इनका रिवीजन कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने अपनी टीजीटी पीएचडी और इंटीग्रेट से संबंधित जो है कॉमर्स के जो कुछ क्वेश्चन की और भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, ठीक है। आप उन्हें भी देख सकते हैं।